ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो बचपन से ही गरीब और मुश्किल भरा जिंदगी जी रहा है, लेकिन एक दिन उसे ऐसे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है जो माना जाता है कि ये जापान में 10वें नंबर पे आता है। और जबकि हमारा एमसी गरीब है, तो आखिर उसे उस स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया ये तो मुझे भी नहीं पता। तब उसी स्कूल में उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा अमीर है। तो उन दोनों के मुलाकात से हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तो चलो देखते हैं रिच केयर टेकर के एपिसोड नंबर 1 को। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर इत्सुकी जापान के टॉप 10 स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पे सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही पढ़ते हैं। और माना जाता है कि इस स्कूल से पढ़ के देश के बड़े बड़े लोग या तो प्राइम मिनिस्टर या तो कंपनी के ओनर्स बन चुके हैं। तब वहां पर हमारी एमसी गर्ल कुहाना की एंट्री होती है। उसे देखकर सब लोग वहां पर उसके खूबसूरती की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। तब कुहाना इत्सुकी के पास ऐसे आकर बात करती है मानो कि उसे पहले से ही जानती हो। कुहाना उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या। इत्सुकी उससे कहता है नहीं, कुछ भी नहीं। उन दोनों को बात करता हुआ देखकर पीछे से सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या कुहाना उस लड़के को जानती है। इत्सुकी जाते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने 2 दिन पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस दुनिया का हिस्सा बन जाऊंगा। तब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इत्सुकी कुछ पैसों के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आकर उससे कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसलिए मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। इत्सुकी इसके लिए उसे शुक्रिया बोलता है और अपना काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल जाता है। जस्ट उसके बगल में दूसरा बंदा बोलता है कि भले ही वो दुबला पतला हो, लेकिन वो काफी ज्यादा मेहनत करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इत्सुकी ना भागते हुए घर जा रहा होता है। इत्सुकी बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके मॉम डैड को शराब और जुए की लत लग गई थी, इसी वजह से वो बचपन से ही गरीबी देखते हुए आ रहा है। अब जब वो घर पहुंचता है तो उसके मॉम डैड के घर में बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं देती। उसे लगता है कि शायद वो शराब पीने के लिए फिर से बाहर गए होंगे। लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम में आता है उसे गिरा हुआ एक नोट मिलता है। उस नोट में लिखा होता है बाय बाय, जो देखकर इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। तब वो जल्दी जल्दी अपने बैंक का पासबुक ढूंढने लगता है। जब उसका पासबुक उसे नहीं मिलता तो उसे यकीन हो जाता है कि उसके मॉम डैड जमा पूंजी को लेकर उसे छोड़कर यहाँ से चले गए। अब इत्सुकी बिल्कुल अकेला हो गया है, क्योंकि पहले उसके जो सहारा थे वो भी अब नहीं रहे। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी वो अपने सामने गाकुइन की यूनिफॉर्म देखकर कहता है कि कल उस स्कूल में मेरा एडमिशन होने वाला था, लेकिन अब मेरी हालात देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कभी उस स्कूल में पढ़ पाऊंगा। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी दुनिया और उसकी दुनिया सच में काफी ज्यादा अलग है। जब उसको पता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है तो इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में किसी स्टूडेंट का गिरा हुआ आईडी कार्ड मिलता है। जब वो खोलकर देखता है कि ये तो उसी लड़के का कार्ड है जो उसके बगल से अभी गुजरी हुई थी। वो पीछे मुड़ के उस लड़की को आवाज लगाने लग जाता है कि तुमने अपना स्कूल कार्ड नीचे गिरा दिया है। कुहाना पीछे मुड़कर देखने लग जाती है कि शायद उसे कोई आवाज लगा रहा था। इतना ही में काफी तेजी से वहां पर एक वैन आती है और उसमें से कुछ गुंडे उतर के कुहाना को किडनैप कर लेते हैं। इत्सुकी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब उस लड़की को किडनैप क्यों कर रहे हो, लेकिन वो लोग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो सब कुहाना को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब कुहाना को नहीं बल्कि इत्सुकी को भी किडनैप करके लेके आ गए होते हैं। वो मन ही मन कहने लगता है कि उसकी किस्मत सच में काफी ज्यादा बेकार है। पहले तो उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर भाग गए और दूसरा वो बिना किसी वजह के एक किडनैपिंग में फंस गया है। तब किडनैपर्स की नजर कोहिना के आईडी के ऊपर जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि ये लड़की कोनोहाना परिवार से है तो उनकी खुशी एकदम आसमान छूती है, क्योंकि ये परिवार न जापान के अमीरी के मामले में एक नंबर पे आती है। इत्सुकी कोहिना की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी खूबसूरत लड़कियां इस दुनिया में अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे ही कोहिना की आंखें खुलती है वो उससे कहती है कि मुझे पी जाना है। ये सुनने के बाद इत्सुकी उसके ऊपर इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसे जगह पर फंसने के बाद भी उसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी डर नजर नहीं आ रहा। कोहिना उसे बार बार फोर्स करने लगती है कि उसे जोर से पी लगी है, अगर वो नहीं गई तो वो यहीं पे कर देगी। अब इत्सुकी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। वो किडनैपर्स को चिल्लाते हुए कहता है कि ये लड़की कुछ कहना चाहती है। अब नेक्स्ट सीन में कोहिना वॉशरूम से होकर आ जाती है। इत्सुकी अपने मन में कहता है कि जब मैंने इसे पहली बार देखा था ये वैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही। किडनैपर्स भी अब सोच में पड़ गए होते हैं कि ये लड़की सच में अमीर घर की है या फिर नहीं। तब कोहिना उनसे डिमांड करने लगती है कि मुझे चाय और बिस्कुट चाहिए, लेकिन वो किडनैपर उसे पानी देते हुए कहता है कि हमारे पास बस यही है। कुहाना पानी पीना शुरू कर देती है, लेकिन उसके मुंह में पानी जा ही नहीं रहा होता, जिस वजह से उसके कपड़े भीगने लगते हैं। ये देखकर इत्सुकी उससे कहता है रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बट कोहिना उसके ऊपर शक कर रही होती है कि कहीं वो बोतल छीनकर वो पानी पूरा पी ना जाए। ये सुनकर इत्सुकी उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहता है ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। इत्सुकी देखता है कि वहाँ की जमीन गीली हो गई है, इसलिए उसे अपने पास बुलाता है। कोहिना जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इत्सुकी उसे उठाता है। वो नोटिस करता है कि उसके सर पे हल्का सा चोट लग गया है। वो उसे चोट को छूने से मना करता है क्योंकि उस चोट पर इन्फेक्शन भी फैल सकता है। तब इत्सुकी को याद आता है कि उसने तो उसका आईडी अभी तक दिया ही नहीं। फिर वो उसे उसका आईडी लौटा देता है। आईडी को लेने के बाद कोहिना एकदम आराम से कहती है कि अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में मदद आ जाएगी। ये बोलती है उसे काफी जोर से नींद आने लगती है और उसे अपने सर को रखने के लिए उसे एक तकिया चाहिए। ये देखकर इत्सुकी की सिचुएशन बिल्कुल समझ के बाहर होता है। तब इत्सुकी अपने आर्म को तकिया बनाकर सोने के लिए
लिए जगह दे देता है। लेकिन उसकी डिमांड यहीं पर खत्म नहीं होती, वो अपने नींद के लिए उसे लोरी सुनाने के लिए बोलती है। इत्सुकी अपने मन में कहता है कि अब मुझे किडनैपरों से नहीं बल्कि अब मुझसे इससे डर लगने लगा है। तब कुछ सोल्जर भागते हुए कहते हैं कि हमने जो लोकेशन ट्रैक किए थे हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये सुनकर उनका बॉस उससे कहती है कि जब तक मैं ऑर्डर नहीं दे देती तब तक वैसे ही रुके रहो। दूसरी तरफ कोहाना एकदम गहरी नींद में सो गई होती है। ये देखकर इत्सुकी भी हैरान हो जाता है कि ऐसे सिचुएशन में उसे काफी ज्यादा नींद आ रही है। तभी एक बहुत बड़ा बॉक्स उनकी तरफ धड़ाम से आकर गिरता है। उसकी आवाज की वजह से ना कोहिना की नींद उड़ जाती है। दूसरी तरफ किडनैपर बॉस चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अगर उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उस लड़की को अब टॉर्चर करेगा। इस पर इत्सुकी उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुझे चाहे जो भी करना पड़े मैं तुम्हारे लिए करूंगा। कोहिना इस पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो। इस पर इत्सुकी उससे कहता है कि मैं मर भी जाऊं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे फ्यूचर में कुछ बचा ही नहीं है। और अगर मरने से पहले उसने किसी की जान बचा ली तो उसे काफी ज्यादा प्राउड फील होगा कि उसने अपनी जिंदगी में किसी को तो बचाया है। ये सुनकर कोहिना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो। कोहिना बताती है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे केयर टेकर हैं जो हमेशा काफी ज्यादा सीरियस और फॉर्मल मूड में ही रहा करते थे और इसी वजह से वो उन्हें अपना असली पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं दिखा पाती थी। लेकिन उसने इत्सुकी जैसा इंसान पहली बार देखा जो अपनापन जैसा महसूस करा रहा था। ये सुनकर इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब वे दोनों अपना अपना वहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी कोई बाहर से स्मोक ग्रेनेड अंदर में फेंक देता है। जैसे ही स्मोक होना शुरू होता है तभी सोल्जर्स एक्टिव होकर एक एक करके अंदर आना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन किडनैपर्स को भी काफी आसानी से पकड़ लेते हैं। तब हमें एक मेड दिखाई जाती है जो कब से इन सोल्जर्स को वहीं कमांड कर रही होती है। वो सोल्जर्स इत्सुकी को किडनैपर समझ के उससे भी पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो मेड भी हैरान हो जाती है कि मुझे तो यहाँ पर 2 किडनैपर्स का इंफॉर्मेशन मिला हुआ था, आखिर ये तीसरा कहाँ से आ गया। कुहाना उस मेड का नाम लेते हुए कहती है सुजने ये कोई किडनैपर नहीं है। कुहाना का एक शब्द बोलते ही वो सब इत्सुकी को छोड़ देते हैं। सुजने कुहाना से काफी ज्यादा माफी मांगती है कि उसे ढूंढने में उसे काफी ज्यादा देरी हो गई। अब आगे वो उससे बताती है कि यहाँ की सारी काम सिक्योरिटी संभाल लेगी तो अब उसे यहाँ से घर चलना चाहिए। कुहाना कहती है रुको, मैं अपने साथ उस लड़के को भी लेकर जाना चाहती हूँ। सुजने उससे बिना सवाल किए उससे अपने साथ ले जाने के लिए उसे हाँ बोल देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इत्सुकी लग्जरियस गाड़ी में बैठकर कुहाना के घर के लिए निकल गया होता है। कुहाना को इत्सुकी के पास इतना करीब बैठा हुआ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तब इत्सुकी उससे पूछता है कि क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ कि आखिर मुझे लेकर कहाँ जाया जा रहा है। सुजने उससे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुमसे कोई मिलना चाहता है। तभी सुजने ना काफी आसानी से इत्सुकी के बैकग्राउंड डाटा भी पता कर लेती है। वो उसे थोड़ा डेमो भी दिखाती है जो देखकर इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। सुजने बताती है कि कोनोहाना परिवार की पहुंच काफी दूर तक है, वो चाहे तो किसी की भी आवाज काफी आसानी से खोल सकते हैं। ये सुनने के बाद इत्सुकी का आत्मा उसका शरीर छोड़ देता है कि आखिर वो कहाँ फंस गया। आगे वो बताती है कि कल से तुम्हारा नया स्कूल में सेशन शुरू होने वाला था, लेकिन फीस न भरने की वजह से अब तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाओगे, इसलिए वो उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रपोजल रख देती है। ये सुनकर इत्सुकी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं वो मुझे मेड तो नहीं बनाना चाहती। तब सुजने उससे कहती है कि असली काम की पूरी जानकारी तुम्हें बाद में दी जाएगी, इसलिए तुम फिलहाल अभी हिनाको का केयर टेकर ही बन के रहोगे। इसके बाद गाड़ी एक जगह पर आकर रुक जाती है। सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इत्सुकी हैरान होते हुए पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तब सुजने उसे बताती है कि ये कोनोहाना परिवार के सिर्फ सेकंड होम है। सेकंड होम सुनकर इत्सुकी के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि इसके सामने तो उसका घर कुछ भी नहीं है। इतना बोलने के बाद तीनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और सारे मेड मिलकर हिनाको का स्वागत कर रहे होते हैं। सुजने बताती है कि हिनाको कोनोहाना फैमिली की इकलौती बेटी है और यही हवेली उसका असली घर है, तो अगर तुम इस नौकरी को कबूल कर लेते हो तो तुम्हें रोज इसी दुनिया में रहना होगा। इत्सुकी कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी हाँ नहीं कहा। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इत्सुकी की मुलाकात कोनोहाना कागेन से होती है। तब कागेन उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बताता है कि मैं हिनाको का पिता और कोनोहाना ग्रुप का हेड हूँ। लेकिन कागेन ना हिनाको को इत्सुकी के इतना ज्यादा करीब सोता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि शायद हिनाको को उसके मनपसंद का केयर टेकर मिल गया है। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें हिनाको के केयर टेकर बनने से पहले तुम्हें हिनाको के बारे में कुछ जानना चाहिए। इतना कहने के बाद वो सुजने को एक वीडियो चलाने के लिए कहता है। वीडियो में इत्सुकी देखता है कि क्यू एकेडमी के अंदर हिनाको एक परफेक्ट लेडी की तरह सबसे बात कर रही है। इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछने लगता है कि आखिर ये लड़की है कौन। कागेन कहता है कि जिसे तुम अभी देख रहे हो वो हिनाको ही है। वो दूसरों के सामने एक परफेक्ट लेडी बनकर रहती है, लेकिन जैसे ही आसपास उसके कोई नहीं रहता वो तुरंत अपने असली पर्सनैलिटी में आ जाती है। इसी वजह से सर्वेंट लोगों को उसे उठाने में या कपड़े बदलवाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले तो हिनाको के पिछले केयर टेकर को ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था और हॉस्पिटल से आने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। तो क्या तुम इस बात को जानने के बाद इस जिम्मेदारी को उठाना चाहोगे? तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुजने उन दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती है। वो इत्सुकी को पहले ही समझा देती है कि तुम्हें स्कूल में केयर टेकर नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करना है, मतलब कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दोनों एक ही घर में रहते हैं। और इत्सुकी बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। अब धीरे धीरे स्कूल काफी ज्यादा पास आने लगता है और तभी हिनाको अजीब हरकतें करते हुए इत्सुकी से कहती है कि मुझे गले लगा
लो, लेकिन सुजने उसे टोक देती है कि ऐसी हरकतें सिर्फ लड़की को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। इसके बाद वो सब गाड़ी से उतर जाते हैं। सुजने उसके हाथ में एक चीज देते हुए कहती है कि अगर ये लड़की जिद करने लगे तो इसका इस्तेमाल कर लेना, और ये बोलकर वो दोनों को बाय करके वहाँ से चली जाती है। इत्सुकी उससे नहीं पूछता है कि आखिर इसके अंदर क्या चीज है, बस उसे इसी से तसल्ली मिल जा रही है कि उसे केयर टेकर के काम के चलते 20,000 येन मिल रहे हैं। ये सब सोचते सोचते वो स्कूल में एंटर कर जाता है और अपने सामने इतने बड़े स्कूल को देखकर उसकी हैरानी से आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब नेक्स्ट दिन में इत्सुकी क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर बच्चे लोग ना उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते, और ये देखकर टीचर उसे सीट पर जाकर बैठने के लिए कह देती है। और पहले पीरियड में ही मैथ की क्लास शुरू हो जाती है, और पहले ही पीरियड हुआ था और इसी में ही इत्सुकी काफी ज्यादा थक चुका था। तब उसकी नजर हिनाको के ऊपर पड़ती है। वो पब्लिक में इतनी परफेक्ट एक्टिंग कर रही थी कि उसकी असली पर्सनैलिटी का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। इतने में ही इत्सुकी के पास एक बंदा आ जाता है और वो मजाक करते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बिना हाय बोले क्लास में आने की। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसे डराने से मना कर देती है, क्योंकि इत्सुकी उससे काफी ज्यादा घबरा गया था। तब वो दोनों उससे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लड़का का नाम टाइसो और लड़की का नाम काइरेन होता है। तब इत्सुकी को सूझने की बात याद आ जाती है कि उसे स्कूल में सबके सामने फॉर्मल तरीके से बात करनी होगी, क्योंकि उसकी पहचान एक नॉर्मल फैमिली के लड़के की है। इसीलिए वो बहाना बनाते हुए कहता है कि मेरे घर की IT कंपनी बहुत ही ज्यादा छोटी है। ये सुनकर दोनों को यकीन हो जाता है, क्योंकि वो दोनों भी उसी कैटेगरी से आते हैं। इसीलिए वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमसे जरूर मदद मांग लेना। ये सुनकर इत्सुकी काफी ज्यादा फॉर्मल होकर कहने लगता है कि ये तो मेरे लिए काफी खुशी की बात है। लेकिन ताइसो उसे इतना फॉर्मल होने से मना कर देता है कि अब हम क्लासमेट्स हैं, इसलिए हम आराम से बात कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वो काफी बैडे आवाज में बोलता है कि तुम मॉर्निंग में कोनोहाना के साथ आए थे, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। इसका आंसर जानने के लिए पूरी क्लास खड़ी हो जाती है। इत्सुकी घबराते हुए कहता है कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वो मुझे स्कूल मॉर्निंग में छोड़ने के लिए आई हुई थी। ये सुनकर ताइसो उसे डराने के लिए उससे काफी ज्यादा माफी मांगता है। तब काइरेन बताती है कि पूरे स्कूल की नजर उसी लड़की पर रहती है। वो पढ़ाई में सबसे आगे और दिखने में खूबसूरत और बड़े बिजनेस की वारिस भी है। मतलब कि कुल मिला के बात की जाए तो उसका स्कूल में नाम किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। अब नेक्स्ट दिन में हिनाको लंच करने के लिए स्कूल के एकदम टॉप पे पहुंच जाती है। तब वहाँ पर इत्सुकी भी पहुंच जाता है और वहाँ की जगह देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम हमेशा यहाँ पर आती रहती हो। हिनाको बताती है कि उसे अकेले रहना और ताजी हवा खाना काफी ज्यादा पसंद है। अब वो दोनों बिना देरी किए ही अपना लंच बॉक्स खोल लेते हैं। इत्सुकी अपना लंच बॉक्स इतना भरा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब हिनाको उसे बताती है कि कैफेटेरिया का खाना और भी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो लंच इसलिए लाती है क्योंकि उसमें सिर्फ वही चीजें होती हैं जो उसे पसंद है। इत्सुकी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती कि तुम्हें सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहने के बाद हिनाको अपने हाथ से उसे खिलाने के लिए कहती है। इत्सुकी थोड़ा हिचकिचा देता है, लेकिन उसे एक बाइट खिला देता है। तब हिनाको भी उससे कहती है कि अब मैं भी तुम्हें खिलाने वाली हूँ, चलो अब अपना मुंह खोलो। इत्सुकी अपना मुंह खोलता है। हिनाको उसके मुंह के अंदर ऑमलेट राइस डाल देती है। इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। हिनाको कहती है अगर तुम अच्छा खाना नहीं खाओगे तो बीच में ही तंग आकर इस नौकरी को छोड़ दोगे। ये सुनकर इत्सुकी उससे पूछ ही लेता है कि बाकी केयरटेकर्स इतनी जल्दी इस नौकरी को छोड़ क्यों देते थे। लेकिन इसके बारे में हिनाको को भी पता नहीं होता कि आखिर वो नौकरी क्यों छोड़ देते थे। वो सप्ताह खत्म होने से पहले या तो महीना खत्म होने से पहले नौकरी को छोड़ देते थे। ये सुनकर इत्सुकी के मन में एक बहुत बड़ा डाउट हो जाता है कि इतनी सुविधा मिलने के बाद भी वो इस नौकरी को छोड़कर क्यों चले जाते थे। इसलिए हिनाको उससे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी यहाँ से छोड़कर नहीं जाओगे। ये सुनकर इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। अब लंच खत्म करने के बाद हिनाको उसके जांग पर अपना सर रख के आराम से सो जाती है। इतने में इत्सुकी के मोबाइल पर सुजने का कॉल आता है। वो बताती है कि जब तुम्हें केयर टेकर की आदत नहीं लग जाती मैं तुम्हें लंच ब्रेक में कॉल करती रहूंगी। तब सुजने उससे क्लास के बारे में ढालचाल पूछती है। इत्सुकी उन दोनों का नाम लेता है जिससे आज उसकी बात हुई। सुजने उन दोनों के बारे में पता करके बताती है कि जो लड़की के घर वाले हैं वो इलेक्ट्रिशियन कंपनी चलाते हैं, और जो दूसरा लड़का था वो कोई छोटे मोटे घर से नहीं था, वो एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक का बेटा था। ये सुनकर इत्सुकी को एहसास हो जाता है कि इस स्कूल में जो भी लड़के हैं वो कोई आमली मामली घर से नहीं है। अब लंच खत्म होने के बाद हिनाको के आगे पीछे लड़कियां घूम रही होती है, इसीलिए इत्सुकी को उसके पास जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। पर तभी इत्सुकी के मोबाइल पर सुजने का कॉल आ जाता है। वो उससे बताती है कि ट्रैकर के हिसाब से हिनाको के पास उसका वॉलेट नहीं है। ये सुनकर इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वॉलेट में भी ट्रैकर लगा होगा। और वो उससे लोकेशन भी बता देती है कि बिल्डिंग के वेस्ट साइड से लोकेशन आ रही है। उस लोकेशन पे वो चलना शुरू कर देता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि गर्ल बाथरूम से लोकेशन आ रही है, और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर वो अंदर कैसे जाए। इतने में ही वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। तब वो उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि मैं टेनर्जी ग्रुप के प्रेसिडेंट की इकलौती बेटी हूँ। लेकिन इत्सुकी इस ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और वो बस अच्छा कह देता है। पर ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहने लगती है क्या तुम टेनेजी ग्रुप के बारे में नहीं जानते? ये कंपनी पूरे देश में मशहूर है और इसे कोनोहाना ग्रुप से बराबर पर लिया जाता है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम कोनोहाना ग्रुप को
जानते हो। इस पर इत्सुकी उससे कहता है कि हाँ, मैं इस ग्रुप को काफी अच्छे से जानता हूँ। ये सुनते ही मेरिया गुस्से से भड़क जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस कंपनी को लोग ना हिनाको की वजह से जानते हैं। फिर वो उससे पूछती है कि कुछ देर पहले तुम यहाँ पर इतने परेशानी में क्यों खड़े थे। इत्सुकी बताता है कि किसी का वॉलेट ना गर्ल्स बाथरूम में ही छूट के रह गया है। ये सुनते ही मेरिया फटाक से अंदर जाकर और वो उस वॉलेट को लाकर इत्सुकी को दे देती है, लेकिन वो उससे पूछती है कि आखिर एक लड़के को कैसे पता चला कि गर्ल्स बाथरूम में किसी का वॉलेट पड़ा हुआ है। इत्सुकी बहाना बनाते हुए कहता है कि वॉलेट के ऑनर ने इसे मुझे ढूंढने को कहा था। मेरिया को लगता है कि शायद ये दूसरों के कहने पर नाच रहा है, इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम छोटे मोटे अभी से ही काम करोगे तो आगे चलकर कभी भी अपने कंपनी को संभाल नहीं पाओगे। इत्सुकी उसके बातों को काफी ध्यान से सुनता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वो उसे एडवाइस देकर जा रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे ढूंढ लेना। वो वहाँ से जा ही रही होती है, पर तभी इत्सुकी उससे पूछता है कि क्या स्कूल में बाल कलर करवाना अलाउ है। मेरिया वहाँ से भागते हुए कहती है कि ये नेचुरल कलर है, इसके बाल बिल्कुल भी कलर नहीं है। अब छुट्टी के टाइम पर इत्सुकी के पास दोनों दोस्त आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि चलो तुम्हारे आने की खुशी में वेलकम पार्टी करते हैं। पर इत्सुकी उनसे माफी मांगते हुए उनसे मना कर देता है कि आज उसे घर पर जल्दी बुलाया गया है, पर अगली बार वो उनके साथ जरूर जाएगा, क्योंकि अभी उसे स्कूल के बारे में काफी कुछ जानना है। तब इत्सुकी नोटिस करता है कि हिनाको क्लास से निकल चुकी है और वो भी उसका पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है। इत्सुकी हिनाको से कहता है कि अब हमें घर चलने की बारी आ गई है, पर हिनाको उसे मना कर देती है और वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे अभी स्कूल में ही रुकना है। इत्सुकी उसे समझाता है कि अब स्कूल की छुट्टी हो गई है तो अब हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, इसलिए अब हमें घर चलना ही होगा। लेकिन वो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो इतना ज्यादा जिद कर रही थी कि अब उसे संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी इत्सुकी की नजर मेड की दी हुई चीज के ऊपर जाती है और जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें से पोटैटो चिप्स निकलता है और हिनाको ने पोटैटो चिप्स को देखकर हिप्नोटाइज हो जाती है और वो कूद कूद कर उसे खाने के लिए वो जिद करने लगती है। पर इत्सुकी उससे कहता है कि अगर तुम चुपचाप घर चलोगी तो मैं ये तुम्हें पूरा चिप्स दे दूंगा। हिनाको उसके लालच में आ जाती है और वो टमाटो चिप्स लेकर घर जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब घर आने के बाद इत्सुकी की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। सुजिने उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि धीरे धीरे तुम काफी चीजें सीख रहे हो। तब इत्सुकी उससे पूछता है कि मुझे हिनाको ने बताया कि 1 महीने तक कोई भी केयर टेकर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते थे, आखिर ऐसा क्यों होता था। सुजिने बताती है कि पहले के जितने भी केयर टेकर्स थे उन्हें सिर्फ दादाजी ने ही चुने थे, वो बहुत ही ज्यादा सख्त थे और सिर्फ रोल फॉलो ही करवाते थे। और इस बात को लेकर दादाजी भी चिंता में हो गए, पर अब की बार लग रहा है कि सब कुछ बदल सकता है। ये सब सुनकर अब इत्सुकी नहाने के लिए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आज मेरा पहला दिन है, क्या मैं भी टेक पाऊंगा या फिर नहीं। तभी उसके पास हिनाको आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बॉडी से काफी ज्यादा बदबू आ रही है, चलो मेरे साथ चलो। इतना कहने के बाद वो उसे एक बहुत बड़े बाथ टब के लोकेशन पर ले आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। ये सुनकर इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिनाको स्विमिंग सूट पहनकर पानी के अंदर घुस जाती है और इत्सुकी उससे देखकर खुद को शांत रहने के लिए कहता है। तब वो अपना ध्यान भटकाने के लिए सुजने के बनाए हुए फाइल को पढ़ने लग जाता है और इस बुक के अंदर ना पूरे क्लास के बच्चों की पूरी इंफॉर्मेशन थी। तो अगर इत्सुकी इस बुक को काफी अच्छे से पढ़ लेता है तो उसे बच्चों के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगले दिन वो तैयार होकर फिर से स्कूल पहुंच जाता है, पर तभी उसे रास्ते में याद आता है कि वो जरूरी फाइल्स कुछ भूल गया है। वो भागते हुए फिर से घर जाता है और फिर से वो स्कूल आता है। अब क्लास शुरू होने में कुछ ही मिनट बचा हुआ था और वो रास्ते में काफी जल्दी से जा रहा था, पर तभी उससे टकराव किसी के साथ हो जाती है। वो लड़की ना इत्सुकी का फेस देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इत्सुकी उसे देखकर चुपके से वहां से निकलने का ट्राई करता है, पर तभी वो लड़की कहने लगती है कि रुक जाओ, तुम इत्सुकी हो ना। और वो भागते हुए जाकर उसे गले लगाकर रोने लगती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान ही लिया, हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं। और वो रोते हुए कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। तो अगले सीन में इत्सुकी आराम से बैठकर बैडमिंटन मैच देख रहा होता है। तभी कोजिमा अपने अपोनेंट को हरा देती है। ये देखकर सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। तभी कैरन इत्सुकी को बताती है कि वो क्लास बी की कोजिमा नारिका है। भले वो हिनाको जितनी फेमस नहीं है, लेकिन उसका नाम भी टॉप पर आता है और कहा जाता है कि वो हमेशा ठंडे मिजाज में और लोगों से दूर रहना पसंद करती है। उसके बारे में स्कूल में बहुत तरह की अफवाहें फैली हुई है। इतना कहने के बाद तभी इत्सुकी को कल कोजिमा के साथ टकराव के बारे में याद आता है। तब इत्सुकी अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपना पास्ट बताना ही पड़ेगा। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब इत्सुकी 10 साल का था और उसके मॉम डैड के बीच में तलाक की बात छिड़ गई थी। तब उसकी मदर इत्सुकी को लेकर इत्सुकी के ग्रैंड मदर के घर आ जाती है और वो घर किसी और का नहीं, कोजिमा फैमिली का होता है। तब एक दिन इत्सुकी कोजिमा को हार्ड ट्रेनिंग करता हुआ देख लेता है, पर कोजिमा भी उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। इत्सुकी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं यहाँ पर कल ही आया हुआ हूँ, लेकिन कोजिमा के सर्वेंट लोग उसे उसके बारे में पहले ही से बता दिया है कि वो यहाँ फ्री में रहने के लिए आया हुआ है। इसीलिए कोजिमा उसे काम देते हुए कहती है, क्या तुम आज से मेरी देखभाल करोगे। इत्सुकी बिना सोचे समझे उसकी देखभाल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है और अब से दोनों का टाइम एक साथ ही गुजरने लगा था। अगले दिन कोजिमा को एक बहुत बड़ा बग दिखाई देता है और वो रोते हुए इत्सुकी को उसे भगाने के लिए कहती है और इत्सुकी उसे भगा भी देता है। आधे घंटे बाद वो फिर से रोते हुए आती है और वो बताती है कि अब उसके डैड उसे डांट दिए हैं। इत्सुकी उसे शांत कराता है और वो कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा होगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दोनों को गार्डन में
दिखाया जाता है। कोजिमा इत्सुकी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ना ही तुम बग से डरते हो और ना ही जब बड़े लोग तुम्हें डांटते हैं ना ही उनसे रोते हो। कोजिमा उदास होकर बताती है कि वो मियाकोजी फैमिली की स्ट्रॉन्ग मेंबर बनना चाहती है, लेकिन असल बात यह है कि वो काफी ज्यादा डरपोक है और 10 साल की उम्र के होने के बाद भी वो कभी भी अकेले बाहर नहीं जा सकती। तब हमें पता चलता है कि उसके फैमिली ने उसके कान में कह दिया है कि बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उसके मन में एक बहुत खतरनाक डर बैठ चुका है। ये देखकर इत्सुकी उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर की दुनिया घूमना चाहोगी। इतना कहने के बाद दोनों बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। कोजिमा खुशी से झूम उठती है क्योंकि उसे हर चीजें बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। तब कोजिमा कैंडी शॉप को भी देखकर हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है। इत्सुकी उससे शॉप के बारे में बताता है और वो अंदर जाके उसे कैंडी भी खरीदवाता है। अब उन दोनों को एक बहुत बड़ी लत लग गई थी। वे दोनों छुप छुप के हवेली से बाहर आ जाते थे और बाहर की दुनिया देखते थे, लेकिन ये रात ज्यादा दिन तक नहीं चलती। एक दिन कोजिमा के डैड को इसके बारे में पता चल जाता है। वो इत्सुकी पर इल्जाम लगा देते हैं कि तुमने कोजिमा को खतरे में डाल दिया है, और इसी गुस्से में आकर तुरंत इजुमी और उसके माँ को घर से निकाल देते हैं। अब जब वो दोनों घर छोड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर कोजिमा आकर चिल्लाते हुए कहती है कि एक दिन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी कि दोबारा वो कभी किसी से नहीं डरेगी। अब यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और इत्सुकी उसे शांत कराता है, पर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होने की वजह से उसका पैर सुन पड़ गया था और वो खड़े भी नहीं हो पा रही थी। तब इत्सुकी उसे उठाकर नर्स ऑफिस में लेकर आ जाता है और जब वो वहाँ से जा ही रहा होता है पर तभी कोजिमा घबराते हुए उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि इस बार उसे छोड़कर मत जाओ। तब उन दोनों के बीच में थोड़ी कन्वर्सेशन चलती है। इत्सुकी उससे माफी मांगता है कि बिना परमिशन के उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर गया हुआ था, लेकिन कोजिमा उससे कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं अभी तक वहीं डरपोक लड़की बनकर बैठी हुई होती। पर अभी भी उसमें कुछ कमियां है कि वो दोस्त बनाने में काफी ज्यादा डर रही है, इसीलिए वो इत्सुकी से इसके बारे में मदद मांगती है। तभी इत्सुकी के मोबाइल पर सुजने का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा लोकेशन हिनाको से अलग क्यों आ रहा है। इत्सुकी उससे बताता है कि एक इमरजेंसी आ गई थी इसीलिए मैं नर्स ऑफिस आया हुआ था। सुजने उससे याद दिलाती है कि अगर तुम्हारा इमरजेंसी खत्म हो गया हो तो क्या तुम अपने केयर टेकर की ड्यूटी पर जा सकते हो। इसके बाद इजुमी कोजिमा के पास आता है। कोजिमा उससे पूछती है कि आखिर तुम इस स्कूल में क्या कर रहे हो। इत्सुकी बताता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कोजिमा उससे पूछती है कि फिर से तुम बिना बताए गायब तो नहीं हो जाओगे। वो उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये सुनकर कोजिमा उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि जैसे वो बचपन में उसके सर पे हाथ रखा करता था वैसे ही फिर से एक बार और रखे। इजुमी उसकी बात मान लेता है और वो उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बिना बताए छोड़ के चला गया था। लेकिन कोजिमा उससे कहती है कि अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम दोबारा मिल चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है कोनोहाना की और उन दोनों को साथ देखकर वो पूछती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन कोनोहाना ने उसके सर को सहलाते हुए देख लिया था। वो उससे पूछती है कि जब उसके सर पे चोट लगी है तो तुम उसके सर को क्यों सहला रहे थे। इत्सुकी बस इतना कहता है कि कोजिमा स्लिप होकर हॉल में गिर गई थी और वो उसे उठाकर नर्स ऑफिस में लेकर आया हुआ था। इससे पहले इत्सुकी कुछ कहता लेकिन कोजिमा उसे सारा सच बता देती है कि बचपन में इत्सुकी उसके घर रहता था और वो उसका केयर टेकर भी था, और वो उससे फिर से अपने घर पे बुलाती है ताकि वे दोनों फिर से वही रिश्ता शुरू कर सके। पर तभी बीच में हिनाको आकर कहती है कि अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि अब ये कोनोहाना फैमिली के लिए काम कर रहा है। कोनोहाना हैरान होते हुए कहती है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम दोनों क्या कहना चाहते हो। तब इत्सुकी उससे कहता है हाँ ये सच बात है कि मैं हिनाको के लिए काम कर रहा हूँ। कोजिमा चिल्लाते हुए कहती है पर ये तो गलत बात है ना, पहले तुम मेरे लिए काम करते थे। हिनाको कहती है पर वो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी वो कोनोहाना परिवार के अंडर काम कर रहा है। और वो देखती है कि अब उसकी तबीयत काफी हद तक ठीक हो गई है, इसीलिए उन दोनों को क्लास में वापस चलने के लिए कहती है। अब ये दोनों भी क्लास के लिए निकल जाते हैं। इत्सुकी उससे पूछता है कि आखिर तुमने हमारे सिगरेट्स के बारे में उसे क्यों बता दिया। हिनाको कहती है पर ये बात बताना उसे काफी ज्यादा जरूरी था ताकि वो उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तब वो उससे पूछती है कि इत्सुकी आखिर तुम किसके केयरटेकर हो। इस पर इत्सुकी कहता है कि अभी मैं फिलहाल तुम्हारा ही केयरटेकर हूँ। अब अगले सीन में इत्सुकी के एडमिशन होने की खुशी में चाय पार्टी कर रहे होते हैं। इत्सुकी अपने मन में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि टी पार्टी में ही इतना ज्यादा लोग आ जाएंगे। तब ये सीन डायरेक्ट सुबह में चली आती है जहाँ पर ये दोनों इत्सुकी के पास आकर कहते हैं कि तुम्हारे आने की खुशी में वेलकम पार्टी करनी चाहिए। इत्सुकी उन्हें पार्टी के लिए परमिशन दे देता है और कैफे का एरिया भी तय हो जाता है। इसके बाद सीन लंच ब्रेक पर आता है। इत्सुकी हिनाको को बताता है कि वो टी पार्टी के लिए जा रहा है जो स्कूल कैफे में होने वाली है और उसने सुजने से भी इसके लिए परमिशन मांग ली है। ये सुनते ही हिनाको भी सुजने से परमिशन मांग लेती है कि वो इत्सुकी के साथ टी पार्टी में वो भी जा रही है। इसके बाद इत्सुकी डायरेक्ट कोजिमा के पास आता है क्योंकि अगर वो भी वहाँ पर रहे तो शायद टी पार्टी में उसकी भी दोस्ती लोगों से हो सकती है। अब वे दोनों गार्डन में आकर बात करने लग जाते हैं। कोजिमा उससे कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो कल जो कुछ हुआ था मुझे उसके बारे में बात करना है। इत्सुकी कहता है हाँ तुम बोलो क्या बोलना चाहती हो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब कोजिमा उससे कहती है कि तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। पर तभी वो घबराते हुए कहती है मैंने ये क्या बोल दिया, और वो उसे ये बात भूलने के लिए कहती है। तब इत्सुकी उसे शांत कराता है और वो उसे सारा सच्चाई बता देता है कि कोनोहाना फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया है और वो चाहता है कि हम दोनों के बीच में ये बात
सिगरेट ही रहे। कोजिमा इस बात को सिगरेट रखने के लिए मान जाती है। इत्सुकी इसके लिए उसे थैंक यू बोलता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम क्लास के बाद फ्री हो ताकि तुम मेरे साथ टी पार्टी में चल सको। ये सुनकर कोजिमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि हमेशा से उसका टी पार्टी में जाने का सपना था, लेकिन आज तक उसे कोई भी इनवाइट नहीं किया। लेकिन उससे अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है कि कहीं वो टी पार्टी में आकर पूरा माहौल खराब ना कर दे। इत्सुकी उससे कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये बोलकर इत्सुकी भागते हुए अपने क्लास की तरफ अब जाना शुरू कर देता है, पर तभी रास्ते में उसकी मुलाकात मैरी से हो जाती है। मैरी उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम हिनाको को जानते हो। इत्सुकी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हिनाको पसंद नहीं है क्योंकि दिन भर उसी की बात किए जाती हो। मैरी उससे मना कर देती है कि नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करती क्योंकि हम दोनों की सारी चीजें एकदम सेम जैसी है। पर उसे ये समझ में नहीं आता कि सब कुछ सेम होने के बाद भी सबसे ज्यादा अटेंशन उसी को क्यों मिलता है। तब उसे लगता है कि शायद वो दिन भर मुस्कुराती रहती है, शायद इसी वजह से हो सकता है। तब इत्सुकी अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इसे नहीं रोका तो वो दिन भर हिनाको के ही बारे में बात करती रहेगी, तो इसीलिए वो उससे पूछ लेता है कि मैं टी पार्टी में जा रहा हूँ तो क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगी। तो अब नेक्स्ट सीन में स्कूल की 3 पॉपुलर लड़कियां टी पार्टी के अंदर आ जाती है और ये देखकर ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम 3 दिन में ही इन तीनों को कैसे जान गए और इन्हें इन्वाइट कैसे कर लिया। इत्सुकी कहता है सच कहूं तो भाई ये तो बात मुझे भी नहीं पता। अब सब वहाँ पर एक एक करके अपना अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं, पर कोजिमा अपना इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा थोड़ा हिचकिचा रही होती है। इत्सुकी उसका नाम लेते हुए कहता है कि हम सब दोस्त हैं तो अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सब लोग इत्सुकी को कोजिमा का नाम लेता हुआ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन कोजिमा उन्हें सारा सच्चाई बता देती है कि हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, इसीलिए इत्सुकी मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया हुआ है। तब इत्सुकी उन्हें समझाता है कि तुम सब न कोजिमा के बारे में गलतफहमियां पाल रहे हो। वो बचपन से ही घर में रही है, इसीलिए लोगों से उससे बात करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं और धीरे धीरे सब लोग उसके साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तब कैरेन उससे पूछती है कि आखिर तुम ज्यादातर अपना टाइम कैसे बिताती हो। कोजिमा बताती है कि ज्यादातर ट्रेनिंग में ही या तो एक्सरसाइज में ही उसका टाइम खत्म हो जाता है। ताइसो हिनाको से कहता है आप तो काफी ज्यादा पढ़ाई में तेज है, मुझे लगता है कि आप तो दिन भर पढ़ाई ही करती होंगी। हिनाको कहती है नहीं, मैं ब्रेक भी लेती हूँ और स्नैक्स भी खाती रहती हूँ। इतने में ही मैरी इत्सुकी को बताती है कि तुम गलत तरीके से कप को पकड़ के चाय को पी रहे हो। इत्सुकी इसके लिए उसे सॉरी बोलता है और वो बताता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीजें अभी सीख रहा हूँ। अब इसके बाद सब लोग टी पार्टी एंजॉय करने लग जाते हैं। इत्सुकी अपने मन में कहता है कि मुझे शुरू में थोड़ी चिंता थी, लेकिन धीरे धीरे सब लोग एंजॉय करना शुरू कर दिए। अब सभी लोगों को घर जाने की बारी आ जाती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि आज की टी पार्टी सच में काफी ज्यादा अच्छी थी, हम ये दोबारा जरूर करेंगे। मेरिया को भी ये पार्टी सच में काफी ज्यादा अच्छी लगी हुई होती है, इसीलिए वो कहती है कि हम ये दोबारा जरूर करेंगे। तब इत्सुकी को पता चलता है कि कोजिमा की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई है और वो आगे रुककर उसका इंतजार कर रहे हैं। सोचता है कि कोजिमा को अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए वो सुजने से परमिशन मांगता है कि क्या वो कोजिमा को उसके गाड़ी तक छोड़ के आ सकता है। सुजने इसके लिए उसे परमिशन दे देती है और इत्सुकी उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है। कोजिमा खुद से कहती है कि मैं कब से कचकच में फंसी हुई थी, अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है। तब वो इत्सुकी को शुक्रिया बोलती है कि अगर वो शायद नहीं होता तो शायद वो ग्रेजुएट तक किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना पाती। इत्सुकी कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया हुआ है। पर कोजिमा उससे ये कहते हुए उसे मना कर देती है कि वो खुद को काफी अच्छे से जानती है कि अगर वो नहीं होता तो वो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना पाती और वो उसे आज का अपना हीरो भी मान लेती है। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि इतने बाद उसकी मुलाकात हुई, लेकिन तब उसे पता चला कि वो हिनाको के यहाँ काम कर रहा है। इसलिए वो उससे पूछती है कि आखिर कब तक ये सब चलने वाला है। इत्सुकी उससे बताता है कि ये तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। कोजिमा उससे पूछती है कि अगर ये सब खत्म हो जाए तो क्या तुम मेरे घर वापस फिर से आओगे ना। इत्सुकी आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर ये मुमकिन हुआ तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। अब इत्सुकी स्कूल से घर आने के बाद वो अपना खाना खत्म कर देता है। सुजने बताती है कि जब तक तुम टेबल माइनर नहीं सीख लेते तब तक तुम हिनाको के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। ये सुनकर इत्सुकी उससे पूछता है तो आखिर वो अभी कहाँ पर है और क्या वो अभी अकेले खाना खा रही है। सुजने बताती है कि वो अकेले खाना नहीं खा रही, उसके साथ में सर्वेंट्स लोग भी होते हैं। ये कहने के बाद वो उससे बताती है कि मैं तुम्हारी काम और भी ज्यादा बढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि एक असली केयरटेकर का काम होता है कि सुबह से लेकर रात तक उसकी देखभाल करना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इत्सुकी हिनाको के साथ बाथ टब में होता है। हिनाको उससे पूछती है कि टी पार्टी के बाद जब वो नारिका के साथ था तब उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी। इत्सुकी बताता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी खास बातें नहीं हुई। ये बोलती है हिनाको उसके काफी क्लोज जाकर कहती है कि तुम सिर्फ मेरे केयरटेकर हो और तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, और ये कहकर वो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हिनाको को उसके कमरे में लाकर सुला दिया जाता है। सुजने बताती है कि उसे हल्का सा बुखार है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। सुजने बताती है कि उसके साथ यह हमेशा होते रहता है, क्योंकि जब वो अपने पर्सनैलिटी को बदलती है तो वो स्ट्रेस में आ जाती है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन उससे ये चीज नॉर्मल लग रहा है। वो बताती है कि उसकी बुखार 2-3 दिन में उतर जाएगी और वो पहली जैसी नॉर्मल हो जाएगी। तब इत्सुकी उसे समझाता है कि अगर वो बार बार स्ट्रेस में आकर नीचे गिर जा रही है तो हमें उसके लिए कुछ करना होगा। पर सुजने उसे बताती है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब उसकी फैमिली के मर्जी की वजह से हो रहा है। इतना कहने के बाद वो उसे अपने रूम में जाकर आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि कल उसे स्कूल भी जाना है। इत्सुकी कहती
कहता है कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, तो क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए। सुजने कहती है हाँ तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मैं उसका ख्याल खुद ही रखने वाली हूँ। अब अगले दिन स्कूल में इत्सुकी उदास बैठा हुआ होता है, तभी उसके पास ताइसो आकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठे हुए हो। तभी वहाँ पर कैरन भी आ जाती है और कहने लगती है कि हमें दोबारा फिर से टी पार्टी करनी चाहिए। लेकिन वो नोटिस करती है कि आज तो हिनाको स्कूल ही नहीं आई है और ये उसका रोज का है। ताइसो इत्सुकी को बताता है कि वो ज्यादातर अपने फैमिली बिजनेस की वजह से वो हमेशा बिजी ही रहती है। इत्सुकी अपने मन में कहता है कि इन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बताई गई हैं, इन्हें हिनाको के बारे में असलियत नहीं पता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इत्सुकी स्कूल से घर आ जाता है। वो सुजने से पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। सुजने बताती है कि वो अभी अंदर में आराम कर रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वीकेंड शुरू हो गई है और उसे मंडे तक आराम करने का वक्त भी मिल गया है। इत्सुकी उससे पूछता है तो क्या उसकी फैमिली उससे मिलने के लिए आई या फिर नहीं। सुजने बताती है कि वो इस फैमिली के हेड है, तो वो अपनी जिम्मेवारियों में व्यस्त रहते हैं, और रही बात उसकी माँ की, तो वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर इत्सुकी उदास हो जाता है, क्योंकि अभी उसको उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिनाको को होश आ गया होता है और इत्सुकी उससे मिलने के लिए जाता है। हिनाको उसे अपने पास में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने पास में रहने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। इत्सुकी उससे कहता है कि मैं तुम्हारा केयर टेकर हूँ, तो मुझे तुम्हारे पास में रहना जरूरी है, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। हिनाको कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो मेरा हाथ पकड़ लो, और इत्सुकी उसका हाथ पकड़ लेता है। हिनाको उसके हाथ को पकड़ के सो गई होती है। तभी वहाँ पर सुजने आकर कहती है कि बाहर चलो, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बातें करनी है। लेकिन हिनाको उसका हाथ नहीं छोड़ती, इसीलिए सुजने वहीं पर बातचीत करने का फैसला लेती है। तब सुजने उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि हिनाको अपनी असली पर्सनैलिटी क्यों छिपाती है। इत्सुकी कहता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है, ताकि अच्छे घर में उसकी शादी हो सके। सुजने उससे कहती है कि तुम्हारी बात भी एकदम सही है, लेकिन असली बात यह है कि कोनोहाना फैमिली को घर जमाई चाहिए। और वो उससे एक बहुत बड़ा राज की बात भी बताती है कि कागेन का एक बेटा भी है जिसका नाम टाकुमा है, और वो हिनाको का बड़ा भाई है। लेकिन कागेन को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो कोनोहाना ग्रुप को सही से संभाल पाएगा। इसीलिए उनका कहना है कि जो भी हिनाको से शादी करता है वही ग्रुप को संभालेगा, और हिनाको उसके साथ मिलकर लीडरशिप संभालेगी। लेकिन जब हिनाको को कोई पसंद करेगा ही नहीं, उससे शादी कोई करेगा ही नहीं, तो ग्रुप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सुनकर इत्सुकी समझ जाता है कि हिनाको अपने ऊपर कितनी बड़ी बोझ उठा रही है। ये सब बताने के बाद सुजने वहाँ से चली जाती है। इत्सुकी वादा करता है कि वो हिनाको के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। अब मंडे से हिनाको स्कूल जाना शुरू कर देती है, और लंच ब्रेक में इत्सुकी अपने हाथों से उसे लंच कराता है। तब हिनाको भी उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहती है, पर इत्सुकी उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम ठीक से खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हिनाको कहती है अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर वो बीमार फिर से पड़ जाती है तो वो सो जाएगी और फिर से बेहतर हो जाएगी। इत्सुकी कहता है कि मुझे तुम तब अच्छी लगती हो जब तुम हेल्दी में रहती हो। ये सुनकर हिनाको उसके बातों में आ जाती है और वो चुपचाप सब्जियां खाने लग जाती है। अब अगले दिन सुजने इत्सुकी को एक और जिम्मेवारी दे देती है। अब हर सुबह हिनाको को अब उसे उठाना भी होता है। तब वो उसे मॉर्निंग में स्कूल के लिए उठाने के लिए आता है, पर हिनाको जिद करने लगती है कि अभी वो 3 घंटे और सोने वाली है। पर इत्सुकी उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो जैसे तैसे करके हिनाको को उठा देता है और वो उससे कहता है कि कपड़े पहनकर बाहर आए, वो उसका बाहर इंतजार करेगा। लेकिन वो जिद करने लगती है कि अब तुम ही मुझे कपड़ा पहनवाने में मदद करवाओगे, और ये सुनकर इत्सुकी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे मना करने लग जाता है। लेकिन अब उसके पास कोई भी चारा नहीं होता। वो खुद को शांत करते हुए हिनाको के कपड़ों को खोलने लग जाता है। इतने में ही बाहर से सुजने की आवाज आती है और वो बताती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई कि जब भी हिनाको उठती है तो वो आधे नींद में ही होती है, इसीलिए वो कभी कभी अजीब बातें भी करने लगती है, जैसे मेरे कपड़े बदलवाने में मदद करवा, और अगर ऐसा वो कभी बोले तो उसके बात को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। इत्सुकी उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सुजने कहती है हाँ मैंने कुछ दिनों से तुम्हारी ट्रेनिंग पे नजर डाली है और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो। इसके बाद इत्सुकी स्कूल पहुंच जाता है। तभी उसके पास ताइसो आकर बताता है कि फाइनली मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाला है, और ताइसो उसे पुराना क्वेश्चन पेपर देखने के लिए भी देता है, और इत्सुकी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब लंच ब्रेक में हिनाको इत्सुकी से पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, तुम कुछ ज्यादा ही उदास लग रहे हो। इत्सुकी उससे बताता है कि मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाला है और ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिनाको कहती है हाँ ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अगर तुम्हारी ग्रेड खराब हुई तो केयर टेकर से तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। पर वो उसे अपने ओर से एक बहुत बड़ा ऑफर भी दे देती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा भी सकती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में काइरन और ताइसो को पता चल जाता है कि इत्सुकी मिड टर्म एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। इत्सुकी उन दोनों से सलाह लेता है कि क्या उन दोनों का कोई खास रूटीन वगैरह होता है क्या। ताइसो उससे बताता है कि हमारी रूटीन वगैरह नहीं होती, बस हम रिवीजन वगैरह कर लेते हैं। तब वो उससे पूछते हैं कि वैसे तुम्हारे पिछले स्कूल में एग्जाम की तैयारी कैसे होती थी। इत्सुकी बताता है कि हम सारे बच्चे मिलकर स्टडी ग्रुप करते थे। ये सुनकर काइरन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो डिसाइड करती है कि हम भी स्टडी ग्रुप करेंगे, और उन लोगों को भी इन्वाइट करने के लिए कह देती है जो टी पार्टी में वो सब आए हुए थे। और ये सुनकर इत्सुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फाइनली उनके स्टडी ग्रुप शुरू हो जाती है। ताइसो कहता है कि हमारे स्कूल के 2 टॉप स्टूडेंट हमारे साथ हैं, तो इससे हमारे पढ़ाई में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। तब मेरिया इत्सुकी से पूछती है कि स्टडी ग्रुप को कैसे चलाना है, उसके पास कुछ आइडिया है या फिर नहीं। इत्सुकी उससे कहता है कि उसके पास ऐसा कुछ खास
खास आइडिया नहीं है। ये सुनकर मेरिया को आइडिया आता है क्यों ना हम स्टूडेंट और ट्यूटर को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। ये आइडिया इत्सुकी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तब मेरिया उससे पूछती है कि तुम कौन से सब्जेक्ट में काफी ज्यादा वीक हो। इत्सुकी उसे बताता है कि उसका मैथ काफी ज्यादा वीक है। ये सुनते ही हिनाको के बीच में मेरिया आते हुए कहती है कि उसका मैथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काफी उसे अच्छे से समझा सकती है। और धीरे धीरे करके सब लोग अपना अपना ट्यूटर बना लेते हैं और फाइनली उनका पढ़ाई भी शुरू हो जाती है। अब पढ़ते पढ़ते काफी ज्यादा देर हो जाती है, तभी इत्सुकी बाहर घूमने के लिए आ जाता है। तभी उसके पीछे पीछे मेरिया भी आ जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था, क्या तुम सच में मीडियम साइज कंपनी से ही हो? इत्सुकी हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मेरिया बताती है कि तुम्हारे टेबल माइनर्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम धीरे धीरे काफी कुछ सीख रहे हो। लेकिन वो उससे मना कर देती है कि अगर वो उसे बताना नहीं चाहता तो वो उससे पूछना भी नहीं चाहती। और वो उससे कुछ कहने वाली होती है, पर तभी वो रुक जाती है और अपने दोस्तों के पास चलने के लिए कहती है। अब जब वे लोग उनके पास आते हैं तभी उन्हें सुनाई देता है कि फिर से वे लोग एक पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि ये कोनोहाना फैमिली की हर साल होने वाली सोशल गैदरिंग पार्टी है और हिनाको ना उस पार्टी में सभी लोगों को आने के लिए कह देती है। इत्सुकी उससे कहता है कि क्या तुम सच में उन्हें इनवाइट करना चाहती हो? कोनोहाना उससे बताती है कि मुझे इनवाइट करने का परमिशन है, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को इनवाइट नहीं किया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि फाइनली मिड टर्म एग्जाम शुरू हो जाता है और ये पूरे 3 दिन तक चलता है। अब एग्जाम खत्म हो गया होता है, फिर भी इत्सुकी पढ़ाई कर रहा होता है। हिनाको उससे पूछती है कि जबकि एग्जाम खत्म हो गया है तो आखिर तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? इत्सुकी बताता है कि मुझे अभी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ। हिनाको उससे कहती है कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा घूमना चाहोगे? इत्सुकी इसके लिए हाँ कर देता है और वे दोनों बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं और इत्सुकी अपने साथ में आइसक्रीम भी लेकर आया हुआ होता है। हिनाको उस आइसक्रीम को जैसे ही टेस्ट करती है उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इत्सुकी उससे पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं हो रही? हिनाको कहती है नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है।